नमस्कार मित्रों। बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने और शुरुआती व्यापार के क्षणों की। जब हम इतिहास में थोड़ा पीछे मुड़ कर के देखते हैं तो हमें याद आता है कि 1453 में उस्मानिया सल्तनत का शासन हो जाने की वजह से जब एशिया माइनर को जीत लिया गया और कुस्तुनतुनिया की संधि के बाद जब तुर्कों का अधिकार एशिया माइनर पर हो जाता है तो पूर्व और पश्चिम के बीच के जो पुराने व्यापारिक मार्ग थे वो बंद हो जाते हैं। यूरोपियंस को चिंता होने लगती है कि अब एशिया के साथ व्यापार कैसे होगा। और इसी में हम एक कहानी सुनते हैं कि जो यूरोपियंस थे वो एशिया तक और भारत तक आने वाले नए जल मार्गों की खोज में लगे हुए थे। इसी क्रम में स्पेन का कोलंबस भारत की खोज करता करता गलती से अमेरिका पहुंच जाता है, उन्हें रेड इंडियंस बोलता है। और 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा केप ऑफ गुड होप के रास्ते होता हुआ भारत आता है कालीकट। और यहाँ से जब वो वापस लौटता है तो व्यापार के जरिए 60 गुना मुनाफा कमाता है। और इस तरीके से सर्वप्रथम पुर्तगाली ईस्ट इंडियन कंपनी भारत में आकर के व्यापार प्रारंभ करती है। उनके पीछे पीछे डच, फ्रांसीसी और भी बहुत सारी कंपनियां आती है। जब ये खबर पहुंचती है अंग्रेजों तक, व्यापारी सोचते हैं कि इस लूट में तो हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। तो मर्चेंट एडवेंचर नाम का एक व्यापारियों का ग्रुप जाता है अपनी महारानी से मिलने। इनकी महारानी थी उस समय एलिजाबेथ। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है मित्रों कि इतिहास में प्रथम रानी एलिजाबेथ के नाम से, एलिजाबेथ ट्यूडर के नाम से, ग्लोरियाना और गुड क्वीन बेस के नाम से भी मशहूर है। आजकल एग्जाम्स का पैटर्न ऐसा चल रहा है कि काफ़ी डीप में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ऑप्शन में अगर इनमें से कोई नाम आए तो आपको ध्यान रखना होगा। जब व्यापारिक दल पहुंचता है ब्रिटेन की महारानी के पास और वो दिन था 31 दिसंबर सन 1600 का, यानी कि नशे में डूबा हुआ पूरा यूरोप नव वर्ष का जो भी त्यौहार है उसको अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहा था। और मर्चेंट एडवेंचर नाम का ये ग्रुप सफल होता है अपने लिए एक रॉयल चार्टर साइन करवाने में। ये रॉयल चार्टर क्या था मित्रों? ये रॉयल चार्टर था सोल ट्रेड चार्टर, जो भारत और एशिया के साथ अगले 15 वर्षों तक व्यापार करने का एकाधिकार यानी कि सोल ट्रेड इस कंपनी को देता था, मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप को देता था। एकाधिकार का मतलब है कि ब्रिटेन से कोई दूसरी प्रतिस्पर्धात्मक कंपनी है वहाँ पे नहीं जाएगी। कोई भी जो दूसरी कंपनी है वो कंपटीशन करने, प्रतिस्पर्धा करने वहाँ पर नहीं जाएगी। तो द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़, जिसे हम सिंप्लीफिकेशन करके बोल सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, अपने भारत के साथ व्यापार के अधिकार को प्राप्त कर लेती है। जब इन्हें रॉयल चार्टर मिल गया और क्वीन एलिजाबेथ ने जब रॉयल चार्टर साइन कर दिया तो अब बारी थी भारत आने की। पहले कई अंग्रेज भारत आकर के यहाँ के साथ व्यापार की परिस्थितियों को देख करके चले गए और इसके बाद आखिरकार इतिहास में वो दिन आता है। वो दिन आता है जब भारत की ओर रुख करना है और एक जहाज है हेक्टर, नाम याद रखना, हेक्टर नाम का ये जहाज है। गुजरात के समुद्र तट पर ये आता है और 24 अगस्त सन 1608 को ये जहाज हेक्टर जहाज पहुंचता है भारत में। 24 अगस्त 1608 को गुजरात के तट पर ये लंगर डालता है और इसमें सवार था कैप्टन हॉकिंस जो ब्रिटेन का एक राजदूत बनकर के आया था, साहसी कैप्टन था। और भी कई इसकी स्पेशलिटी थी और इसका एक ही टारगेट था, अपनी कंपनी के लिए व्यापार की ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करना, ऐसी अनुमति को प्राप्त करना कि व्यापार करने में बहुत ही आसानी रहे। तो जाहिर सी बात है अब ये अनुमति देगा कौन? तत्कालीन मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में सन 1609 में, 1608 में ये भारत आ गए थे और भारत में सूरत में जो इनकी पहली फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की थी व्यापार करने की। हालांकि उसका बहुत विरोध हो रहा था पुर्तगालियों की तरफ से, क्योंकि पुर्तगाली कंपनी पहले से जमी पड़ी थी।
तो जहांगीर से ये भेंट करता है। जहांगीर इसका अतिथि देवो भव की तर्ज पर, या जो भारतीयों के दिल में वो बात रहती है, इंग्लिश खान कह कर के काफ़ी सम्मान करता है। और सम्मान देने के बाद इससे पूछा जाता है कि आप क्या चाहते हो। तो कैप्टन हॉकिंस उन्हें अपनी शर्तें बताते हैं। सारी की सारी अनुमति तो उन्हें नहीं मिल पाती, लेकिन सूरत में व्यापार की अनुमति इन्हें मिल जाती है। बाकी सारी जो भी अनुमति ये चाहते थे, जो भी परमिशन ये चाहते थे व्यापार की, वो नहीं मिल पाती क्योंकि पुर्तगालियों द्वारा विरोध किया जाता है। कोई बात, इतनी सी अनुमति मिलने पर भी इन्होंने काम शुरू कर दिया। सूरत में इन्होंने अपनी फैक्ट्री डाली। फैक्ट्री में कोई उत्पादन नहीं होता था मित्रों, फैक्ट्री में बस कलेक्शन किया जाता था। आसपास से जो भी सामान थे, जैसे कि कॉटन या स्पाइसेस, मसाले वगैरह ला करके इकट्ठे किए जाते थे, बाद में जहाज़ पर लोड करके और उन्हें भेज दिया जाता था यूरोप। सूरत की फैक्ट्री को खोल लेने के बाद मसूलीपट्टनम में भी सन 1611 में इन्होंने अपनी जो अगली फैक्ट्री थी वो डाल ली थी, और लगातार ही आगे बढ़ते ही जा रहे थे। अन्य फैक्ट्रियां डालने के क्रम में भी बढ़ते ही जा रहे थे। इसी बीच सर थॉमस रो 1615 में फिर आते, जेम्स प्रथम के दूत बनकर, और जहांगीर से इनकी भेंट होती है सन 10 जनवरी सन 1616 को। अजमेर में एक किला है, मुगलों का एक किला, जिसको कि मैगजीन के किले के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर सर थॉमस रो मिलते हैं। बहुत ज़्यादा अनुमति तो ये भी नहीं ले पाते, लेकिन भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को विस्तार देने की जो नीति थी वो सफल रहती है। इन्हें मुग़ल एम्पायर के अंतर्गत अन्य क्षेत्रों में भी अपनी फैक्ट्री डालने की जो है अनुमति वो मिल जाती है। अब ये तो काफ़ी थी व्यापार में आगे बढ़ने के लिए। जब अनुमति मिल गई तो मसूलीपट्टनम के बाद में मद्रास में सन 1639 में इन्होंने फैक्ट्री डाली, और वहाँ पर एक फोर्टिफिकेशन यानी किला बनाना शुरू कर दिया। फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से किला बनाया। इसके साथ ही एक और घटना हुई थी, और वो घटना क्या थी? वो घटना ये थी कि 1662 में सम्राट चार्ल्स द्वितीय की एक पुर्तगाली राजकुमारी से शादी हो जाती है, और इनको दहेज में मिल जाता है बम्बई। अब एक और जगह मिल गई इनको तो बम्बई में सन 1668 में ये अपनी फैक्ट्री डाल लेते हैं। इसी तरीके से कलकत्ता में भी ये अपनी फैक्ट्री डालते हैं, और ये फैक्ट्री 1698 में डाली जाती है। आपको एक क्रम भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम्स का पैटर्न ऐसा बन गया है कि ये सीरियल भी पूछ लेते हैं कि कौन सी जगह फैक्ट्री कहाँ डाली गई। तो ये थोड़ा मैचिंग वाले क्वेश्चंस में, टेबल वाले क्वेश्चंस में ये आ सकता है, तो आप थोड़ा ये क्रम भी ध्यान रखिएगा। यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को संतोष होने वाला नहीं था, क्योंकि उनका टारगेट था अपने व्यापार को अनंत काल तक बढ़ाना, और सबसे ज़्यादा तकलीफ उन्हें होती थी टैक्स से। वो चाहते थे कि वो व्यापार तो करें, लेकिन किसी भी तरीके का टैक्स जो है वो उन्हें नहीं देना पड़े, ये उनका टारगेट रहता था। और वो दिन भी आया। जॉन सरमन और विलियम हैमिल्टन के प्रयास से फर्रुखशियर ने सन 1717 में फरमान जारी कर दिया। वही फर्रुखशियर जिसे लंपट मूर्ख के नाम से इतिहास जानता है, और इसने एक बहुत बड़ी ताकत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी थी। दस्तखत का अधिकार दे दिया कि वो अपने व्यापार के लिए फ्री पास जारी कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी क्षेत्र मुग़ल बादशाह के अंतर्गत आते थे, उनके कैचमेंट एरिया में आते थे, वहाँ पर किसी भी तरीके का शुल्क चुकाए बिना ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर सकती थी। और भी बहुत सारे इस रॉयल चार्टर में उनको परमिशन दी गई थी। अब तो पंख लग गए ईस्ट इंडिया कंपनी को, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना टारगेट बनाया बंगाल को। बंगाल में फैक्ट्री डाली, और फोर्ट विलियम का निर्माण जो है यहाँ पर शुरू कर दिया। फोर्ट विलियम एक बड़ा सा फोर्ट बनाया। 1698 में ही कंपनी ने सूतानाती, कलकत्ता और गोविंदपुरी की जो जमींदारी प्राप्त की थी, उस फैक्ट्री के इर्द गिर्द वो फोर्ट विलियम बनाने लग गए थे। और 1717 में तो बाद में कंपनी को विशेषाधिकारों की मान्यता मिल गई, और कुल मिलाकर के
इन्होंने बंगाल में बहुत व्यापार को अपने को विस्तार दिया। अब ये करते क्या थे, किसी भी तरीके का टैक्स नहीं चुकाते थे। टैक्स चुकाने में इनको दिक्कत होती थी, टैक्स चुकाने से ये बचते थे। ये बात पसंद नहीं आ रही थी वहाँ के नवाब को। इस टाइम नवाब कौन था? नवाब सिराजुद्दौला। इस टाइम वहाँ के नवाब सिराजुद्दौला को ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि मुझसे भी अच्छा एक फ़ोर्ट बना रहे हैं ये फ़ोर्ट विलियम, किसी भी तरीके का टैक्स जो है वो भी नहीं देते हैं, और काफ़ी गुस्से वाला था सिराजुद्दौला। तो फाइनली सिराजुद्दौला उन्हें धमकी देता है कि ये सब बंद किया जाए, टैक्स तो आपको देखना ही पड़ेगा। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। फाइनली 20 जून सन 1756 को 20 जून सन 1756 को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लेता है सिराजुद्दौला। और नवाब सिराजुद्दौला के आक्रमण के बाद भागने लगती है अंग्रेजी सेना, और एक आइलैंड है, एक द्वीप है जिसका नाम है फुल्टा। तो 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम से भाग करके अंग्रेज़ों ने फुल्टा में शरण ली। यहाँ थोड़ी सी कमी ये रह गई कि नवाब सिराजुद्दौला ने इनका ज़्यादा पीछा नहीं किया, क्योंकि जहाज़ रानी जो था, इनका मर्चेंट नेवी वाला जो एरिया था वो काफ़ी डेवलप था अंग्रेज़ों का। तो नवाब सिराजुद्दौला वापस लौट आए, खुशी मनाने लगे, और उधर अंग्रेज़ तैयारी करने लगे कलकत्ता को फोर्ट विलियम को वापस छीनने की। रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से भी उस समय तक मदद आ चुकी थी। और फिर होता है एक युद्ध, ऐसा युद्ध जिसने इतिहास बदल डाला, ऐसा युद्ध जिसने अंग्रेज़ों को, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को एक तरीके से भारत का नया नवाब बना दिया। आप सब जानते हो मित्रों, वो युद्ध कौन सा था? वो युद्ध था प्लासी का युद्ध, प्लासी का फेमस युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। अब ये प्लासी कहाँ है? मुर्शिदाबाद से 20 मील दूर है, जहाँ पर प्लासी का युद्ध हुआ था। तिथि आपको ध्यान में रखनी होगी, 23 जून 1757। नवाब सिराजुद्दौला जो शुरुआती तौर पर जीत रहे थे, लेकिन लापरवाही के शिकार हो गए, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास आधुनिक हथियार थे, इतनी ज़्यादा प्रशिक्षित सेना नहीं थी नवाब सिराजुद्दौला के पास। और इससे भी बड़ा, हिंदुस्तान मारा गया है रिश्वत से। रिश्वतखोरी के जरिए नवाब के यहाँ के जो काफ़ी सारे उसके सेनापति थे, मीर जाफ़र, और मीर जाफ़र के अलावा भी जो कई दूसरे कमांडर थे, उनको अपनी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंटों ने मिला लिया। और जो ये युद्ध तय हुआ था, तो पहले ही डिसाइड हो गया था कि ये जो सेनापति है उनकी ओर से सिर्फ लड़ने का नाटक करेंगे, लेकिन लड़ेंगे नहीं। ये सारी चीज़ें पहले ही तय हो गई थी। तो आखिरकार इतिहास में ये जो युद्ध है वो होता है, प्लासी का युद्ध, फेमस बैटल ऑफ प्लासी, वो दिन आ जाता है। और इस युद्ध में होना वही था जो हुआ। मीर जाफ़र की तरफ से सेना लड़ी नहीं, केवल लड़ने का दिखावा किया। बल्कि जब हारने लगा सिराजुद्दौला और भागने लगा सिराजुद्दौला, तो भागते हुए सिराजुद्दौला को ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सेनापति थे रॉबर्ट क्लाइव के निर्देश पर नवाब, वो मीर जाफ़र, इसे अभी नवाब नहीं कहेंगे, बाद में जाके नवाब बनेगा, ये मीर जाफ़र के बेटे मीरन ने ही मार डाला। तो धोखा था ये, धोखे से और चालाकी से और अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते ईस्ट इंडिया कंपनी ने आखिरकार नवाब को हरा दिया। और फाइनली बंगाल जैसा एक बहुत बड़ा एरिया जो था वो कंट्रोल में आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी के। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके जस्ट बाद, जैसा कि उनने वादा किया था, जाफ़र को नया नवाब बना दिया, और युद्ध का सारा खर्चा उससे वसूलने लगे, बहुत सारे गिफ्ट उससे लिए, और जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन बंगाल में हुआ करता था सारा ईस्ट इंडिया कंपनी लेने लगी। थोड़े ही दिन बाद मीर जाफ़र को अपनी गलती का एहसास हो गया, और वो मना करने लगा, नाटक करने लगा कि भाई मैं इतना रेवेन्यू नहीं दे सकता हूँ, मैं इतना एक्सपेंडिचर आपका नहीं उठा सकता हूँ। अंग्रेज़ों को उससे किसी भी तरह का लगाव नहीं था, वो तो व्यापारी थे, शुद्ध व्यापारी, लाभ के बारे में सोचते थे। तो 1760 में ऑर्डर दे दिया मीर जाफ़र को कि आप हट जाओ, और आपके जो दामाद है मीर कासिम, उन्हें हम नया नवाब बनाएंगे। मीर कासिम को नवाब बना दिया गया 1760 में।
मीर कासिम को ही थोड़े दिन बाद लग गया कि मुझसे भी गलती हो गई, इतना एक्सपेंडिचर उठाया ही नहीं जा रहा है, इतना खर्चा उठाया ही नहीं जा रहा है, सारा का सारा रेवेन्यू कलेक्शन करके ईस्ट इंडिया कंपनी ले जा रही है। और 1763 में जब उन्होंने आनाकानी की तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने मीर कासिम को डरा के धमका के और हरा कर भगा दिया और वापस से मीर जाफ़र को नया नवाब बना दिया। अब मीर जाफ़र जाता है भाग कर और भाग के वो शरण लेता है अवध में। अवध में पहले से ही एक नवाब है शुजा-उद-दौला, ध्यान रखिए पहले सिराजुद्दौला था, अवध में है शुजा-उद-दौला। शुजा-उद-दौला से इनकी डील होती है। उधर से एक मुग़ल बादशाह था भगोड़ा सुल्तान, जिसका नाम है शाह आलम सेकंड। तो ये तीनों मिल जाते हैं। कौन कौन? भारतीय पक्ष से मीर कासिम, और मीर कासिम के अलावा शुजा-उद-दौला अवध के नवाब और शाह आलम सेकंड, तीनों मिलकर के फिर से युद्ध की तैयारी करते हैं। और आखिर वो दिन आ जाता है जब दूसरा युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध। भारत के सबसे ज़्यादा ताकतवर तीन सुल्तान, तीन नवाब, मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और शाह आलम सेकंड, तीनों मिलकर 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर नामक स्थान पर एक नया युद्ध करते हैं। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो इनके कैप्टन है। और होता वही है जो आप सबको पता है, मिसमैनेजमेंट और पुराने हथियारों के चलते और ट्रेनिंग अच्छे से नहीं होने, प्रॉपर प्लानिंग अच्छे से नहीं होने की वजह से तीनों के तीनों नवाब मिलकर साझा युद्ध में हार जाते हैं। और यहाँ से ये तय हो जाता है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही आने वाले भारत की नई नवाब है, सारा कुछ ये ही डिसाइड करेंगे। और यहाँ से शुरुआत होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो अब तक केवल व्यापार कर रही थी, धीरे धीरे राजनीति में भी उतर आती है और सारा का सारा कंट्रोल ले लेती है। 1765 में इसको उड़ीसा और बंगाल की दीवानी के भी सारे, इलाहाबाद की संधि में सारे के सारे अधिकार मिल जाते। और यहाँ से शुरू होती है एक लूट, ऐसी लूट जो 200 सालों तक चली। आर्थिक, राजनीतिक, मानसिक और शारीरिक हर तौर पे भारतीयों का शोषण किया गया। जितने भी भारतीय थे, छोटे मजदूर हों चाहे कैसे भी लोग हो, आम भारतीय, मध्यम वर्गीय, सभी का अलग अलग तरीके से शोषण किया गया था। विद्यार्थी हो, कोई भी सुखी नहीं था यहाँ पर। और बहुत दिन लग गए हमें ये समझने में, हमारे भोलेपन का फ़ायदा उठाया उन्होंने। लगभग 100 साल की गुलामी झेलने के बाद 1857 में पहली बार हमने कोई कड़ा कदम उठाया था। 1857 की क्रांति के वीडियो में हम उसे पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियाँ, कि किस प्रकार अंग्रेज़ों की आर्थिक नीति ने भारतीयों की हालत ख़राब कर दी। बद से बदतर हालत होती चली गई। सोने की चिड़िया कहने वाला देश कैसे वो लूट करके ले गए, ये सब जानेंगे। तो एक और वीडियो आएगा और इस वीडियो में हम देखेंगे अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियाँ और समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार भारत को उन्होंने गरीब देश बना के छोड़ दिया, किस प्रकार से उनकी आर्थिक विसंगतियों के शिकार हम हुए। तो यही कहूँगा कि धन्यवाद मित्रों, आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा। 2 वीडियो और बनने हैं, नेक्स्ट जो आएंगे उनमें हम आगे की बात करेंगे। आप सभी को धन्यवाद।